हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होती है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कब और किसने दिया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है। तो देखिए, लिखा हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन के बाद जो एक डीएनए मॉलिक्यूल बना जिसके अंदर की दो स्ट्रैंड हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड है न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इस स्कीम को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे कि आप इस डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं कि जो रेड कलर का जो दिखाया हुआ है ये है पेरेंटल। तो शुरू में क्या हुआ, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, ये सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। दोनों रेड स्ट्रैंड के साथ एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड भी आ चुका है। तो इस तरीके से जो रेप्लिकेशन हो रही है, जिसके अंदर की रेप्लिकेशन के बाद एक डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर के दो स्ट्रैंड हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगा और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड रहेगा। इस स्कीम से जो रेप्लिकेशन हो रही होएगी उसको कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो पढ़ते हैं अब आगे। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। अब इस चीज़ के बहुत सारे प्रूफ हैं कि जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होती है। इट वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म। सेमी कंजर्वेटिव नेचर को सबसे पहले ई कोलाई के अंदर स्टडी किया गया। इसके बाद जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं, इनके अंदर स्टडी किया गया। तो दोनों ही केस में जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होती है। मैथ्यू मेजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। तो कौन से साइंटिस्ट थे, तो मिजल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। तो हम ये इस एक्सपेरिमेंट को मिजल्सन और स्टेल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये 1958 के अंदर परफॉर्म किया गया था और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको परफॉर्म किया था। तो इसके स्टेप्स को देखते हैं और समझते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहले क्या किया, they grew E. coli in a medium containing N15NH4Cl as the only nitrogen source for many generation। जैसे कि आप जानते होंगे, कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस मीडियम के अंदर क्या क्या होते हैं, कार्बन सोर्स होते हैं, नाइट्रोजन सोर्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मतलब जो भी उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट्स, जो भी केमिकल्स चाहिए वो केमिकल्स हम इस मीडियम में प्रोवाइड करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या किया गया, तो ई कोलाई को एक ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो किया गया जिसके अंदर जो नाइट्रोजन का सोर्स था वो एक हैवी नाइट्रोजन का सोर्स था। मतलब जो N15 जो होता है, लिखा हुआ है देखो, N15 इज़ द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो नॉर्मल N14 होता है उससे एक हैवी आइसोटोप होता है। इस नाइट्रोजन सोर्स का उस मीडियम के अंदर प्रयोग किया गया। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अब देखिए, क्योंकि मीडियम के अंदर N15 आइसोटोप प्रेजेंट है, तो अब जो बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो करेंगे, जो नए बैक्टीरिया बनेंगे, उसके अंदर जो डीएनए बनेगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए आएगा, उस डीएनए के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और उस नाइट्रोजन के अंदर N15 वाला जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट रहेगा। मतलब इन बैक्टीरियाज के अंदर सभी के अंदर जो डीएनए होगा उस डीएनए के अंदर N15 नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। देखिए आगे, द रिजल्ट was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA। तो जो भी बैक्टीरिया नया बना उसके अंदर डीएनए जो सिंथेसाइज होके पास हुआ, उस डीएनए के अंदर N15 ही उसके अंदर पास होगा। This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride density gradient। अब ये क्या है, अगर हमें इसको सेपरेट करना है, मतलब मान लो कोई सैंपल के अंदर दो डीएनए है, एक N15 वाला डीएनए है, एक N14 वाला डीएनए है। यदि हम इन दोनों को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जो हम, मतलब सर्कुलर मोशन में एक मशीन होती है जो घूमती है, उसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब डालते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या करेगी, ये वाली जो है वो अलग है क्योंकि इसके अंदर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है। सीजियम क्लोराइड को डेंसिटी के हिसाब से अरेंज किया गया है।
तो अब क्या होगा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो जो डीएनए सेपरेट होंगे। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो हैवी डेंसिटी के होंगे, वो जो टेस्ट ट्यूब है उसकी बेस में प्रेजेंट होंगे, और जो लाइट डेंसिटी के होंगे वो क्या होंगे, उससे ऊपर उसका बैंड बनेगा। तो इस बेस के ऊपर हम डेंसिटी के बेसिस के ऊपर N15 और N14 को सेपरेट करेंगे। आगे देखिए सेकंड स्टेप, then they are transferred to the cells into a medium with normal N14 NH4Cl and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied। अब क्या क्या किया इन्होंने, उस डीएनए को, उस बैक्टीरिया को काफ़ी जनरेशन तक N15 वाले जो मीडियम है उसके अंदर ग्रो किया। क्योंकि काफ़ी जनरेशन्स तक ग्रो किया है तो उसके अंदर जो भी नए बैक्टीरियल सेल बने, उन बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी डीएनए है उस केस में N15 वाला जो नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। जैसे आप नीचे डायग्राम में देखते चलिए, ये वाला जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इन दोनों डबल स्ट्रैंडेड के अंदर N15 वाला नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं। देखो, और इसका जो नीचे जो ये टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है, ये क्या है, N15 मतलब दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि हैवी है। तो देखिए ये जो वायल है, टेस्ट ट्यूब टाइप है, इसके बेस में प्रेजेंट है। अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसके बिल्कुल बेस में आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी हैवी है। तो ये क्या है, हमने जो काफ़ी दिनों तक एक मीडियम के अंदर ग्रो किया बैक्टीरिया N15 वाले में, उसके अंदर के डीएनए को दिखाया गया है कि भाई जो अंदर का डीएनए है वो कैसे है। दोनों ही N15 है, रेड कलर से दिखाया गया है। अब हमने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया था जिसके अंदर N15 है, इसको अब हमने ट्रांसफ़र कर दिया एक ऐसे मीडियम के अंदर जिसके अंदर ये N14 वाला जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है। देखिए अब क्योंकि ये वाला बैक्टीरिया अब N14 वाले मीडियम के अंदर चला गया, तो अब इससे जो भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि अब मीडियम के अंदर N14 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा उसके अंदर N14 वाला नाइट्रोजन आएगा। और जो पेरेंटल डीएनए है जिसे पहले में ही प्रेजेंट है वो है N15। तो अब हम देखेंगे कि भाई जो नए जो डीएनए बनेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, उसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है। क्या दोनों पेरेंटल एक साथ होते हैं और दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड एक साथ होंगे, या फिर जो हमने पहले स्टडी किया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल बना उस केस में एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड रहेगा। तो जब स्टडी किया गया तो उसमें क्या देखा, अब देखो आपको बताया था जब रेप्लिकेशन होगी तो डीएनए दोनों अलग होंगे। तो देखिए जैसे ये रेड कलर के डीएनए हैं, दोनों सेपरेट हो गए। तो अब क्या होगा, जो N14 है, अब मीडियम में से क्या लिया जाएगा, N14 को लिया जाएगा, ग्रीन कलर को। तो दोनों के पास एक N14 वाला, जो दोनों के पास एक N14 का जो है एक नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखिए कि जो N15 है और N14 है दोनों प्रेजेंट है, मतलब एक पेरेंटल प्रेजेंट है जो कि पेरेंट से आया था N15 का, और न्यूली सिंथेसाइज्ड है जो अभी अभी सिंथेसाइज हुआ है मीडियम का यूज करके, जिसमें N14 नाइट्रोजन है, उसका यूज करके वो दोनों मिल करके एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसके अंदर दो स्ट्रैंड हैं। तो यहाँ से देखिए साफ साफ आपको पता लग रहा है, जब भी नया डीएनए सिंथेसाइज होगा तो उसमें एक तो पेरेंटल आएगा जैसे N15 आ गया, और एक जो है वो मीडियम से लिया जाएगा, जो नया सिंथेसाइज होगा तो वो आएगा। तो अब देखिए नीचे वाले में, क्योंकि हमने पता है कि जो दो स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड के अंदर N14 प्रेजेंट है और एक स्ट्रैंड के अंदर N15 है, तो मतलब एक जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है और एक जो है वो पेरेंटल है। तो इसी को तो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव में। और इसका बैंड को देखिए, यहाँ पे इस वायल के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट है। इससे ये वाला जो हाइब्रिड वाला है इसको हम हैवी कह रहे हैं, क्योंकि दोनों हैवी है, N15 प्रेजेंट है। इसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं। हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर N14 भी है और N15 भी है, और ये इससे थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि इसकी डेंसिटी इससे थोड़ी कम है। अब देखते हैं दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होगा। अब इस वाले केस में भी सेम होगा, ये जो पहला जो डीएनए है ये भी सेपरेट होगा एक दूसरे से, ये भी सेपरेट होंगे। तो देखिए हमारे पास है पहले एक ग्रीन है और एक रेड है, तो मैं बना देता हूँ ग्रीन कलर, ये सेपरेट हो गया, और ये हो गया आपका रेड कलर सेपरेट पहला स्ट्रैंड का। अब क्या होगा
क्योंकि अब मीडियम N15 में ही प्रेजेंट है, तो N15 जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है वो N15 ही होगा। तो अब उसको हम ग्रीन कलर से ही दिखाएंगे। तो इस वाले स्ट्रैंड के साथ ये N15 आ गया नया, N14 सॉरी। और ये जो रेड वाला था इसके पास भी N14 आ गया नया। तो ये तो बन गया ये वाले, देखो जो शुरू में दिखाए गए हैं आपको, एक तो ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। इसके अंदर क्या है, एक के अंदर तो दोनों ही N14 है और एक के अंदर क्या है N15 है और N14 दोनों है। ऐसे ही इसका भी सेपरेट होगा, जो रेड वाला सेपरेट होके एक नया सिंथेसाइज करेगा और जो ग्रीन वाला सेपरेट होके एक नया सिंथेसाइज करेगा। और जो नया सिंथेसाइज होगा वो आपको पता है N14 ही होगा, क्योंकि वो उसी मीडियम में है जिसमें N14 वाला आइसोटोप प्रेजेंट है। तो अब ये ट्यूब को देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले तो इसको देखते हैं। हमारे अंदर इसके अंदर चार हमें डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड्स मिले हैं, जिसके अंदर पहला जो है उसके अंदर दोनों N14 है, जो दूसरा है उसके अंदर क्या है N15 है और N14 है, तीसरा इसके अंदर भी एक N15 है एक N14 है, और ये जो लास्ट वाला इसके अंदर N14 है। तो मतलब दो तरह के हैं, दो ऐसे हैं जिसके अंदर दोनों के अंदर N14 है, उसको हम कहेंगे लाइट, और दो ऐसे हैं जिसके अंदर एक N14 है एक N15 है, जो कि हमने हाइब्रिड कहा था। तो देखिए अब इसके बाद डेंसिटी देखिए, क्योंकि ये N15 हैवी हैं तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये सबसे नीचे मिलेंगे। अब ये N14 इनकी डेंसिटी इससे तो है कम, लेकिन ये जो लाइट वाले से है ज़्यादा, तो ये क्या मिलेंगे, दोनों बीच में मिलेंगे। और ये N14 दोनों ही लाइट हैं तो इनकी डेंसिटी सबसे कम है, तो ये सबसे ऊपर मिलेगी। तो इस बेस के ऊपर हमने इसको सेपरेट कर लिया, और सेमी कंजर्वेटिव इस तरीके से हमें पता लग गया कि भाई जब नया डीएनए बनता है तो उस टाइम एक तो पेरेंटल जो स्ट्रैंड है वो रहेगा और एक क्या रहेगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसी को हम कह रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व। तो जो पेरेंटल जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो आधा ही कंजर्व है, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड उसके अंदर प्रेजेंट हो पाया। जो नया स्ट्रैंड है वो तो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया है, वो कंजर्व नहीं है। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, देखिए अब इसको। They are transferred to the cells into medium with normal NH4Cl and took samples at various definite time interval। हमने अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर इनके सैंपल लिए, जैसे कि 20 मिनट्स के ऊपर लिया हुआ है, 40 मिनट्स के ऊपर लिया हुआ है। अब क्या है, द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए। ये हम पढ़ चुके हैं कि भी इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं। आगे देखिए, thus the DNA was extracted from the culture generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes। तो ये, और अगर आपसे पूछा जाए 20 मिनट्स ही क्यों लेके चल रहा है, तो 20 मिनट्स क्या होता है, ये जो ई कोलाई है हर एक 20 मिनट्स के बाद ही डिवाइड करता है। तो मतलब डिवीजन से पहले इसका रेप्लिकेशन होगा ताकि डीएनए की डबलिंग हो, और डबलिंग होने के बाद जो नए दो सेल बनेंगे उनके अंदर ये एक एक के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये 20 मिनट इसलिए रखा गया है ताकि ये डबलिंग हो, डबलिंग टाइम है ये इसका 20 मिनट्स। और एक को इसको 20 मिनट्स के बाद किया, एक को इसको 40 मिनट्स के बाद किया। और जो भी आपके जो आपके रिजल्ट्स आए वो आपके बिल्कुल सामने हैं। इसको आसानी से आराम से समझ सकते हैं कि भाई पेरेंटल ये था, पेरेंट्स जो ग्रीन वाला है ये है न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो ये कैसे हैं, अगर ऐसा होता, देखिए अगर मैं कहूँ कि भी सेमी कंजर्वेटिव नहीं है तो ये कैसे आते, तो देखिए ये ऐसे आते कि भाई जो रेड है, रेड वाला तो पहले ही प्रेजेंट है तो ये दोनों साथ रहते, जो रेड वाले हैं वो साथ रहते और जो ग्रीन वाले हैं वो दोनों एक साथ रहते। अगर ये पेरेंटल जो वाले हैं अगर ये ऐसे बनते कुछ, तो हम ये कहते कि भी ये तो फुल्ली कंजर्वेटिव है। मतलब जो पेरेंट्स वाले दोनों एक साथ हैं, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं वो दोनों एक साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे बन रहा है, एक पेरेंटल ज्वाइन हो रहा है और एक न्यूली सिंथेसाइज ज्वाइन हो रहा है। तो इस तरीके से जो मैं उसको कह दिया सेमी कंजर्वेटिव। अगर इस तरीके से बनते कि भी दोनों न्यूली सिंथेसाइड एक साथ आएंगे और दोनों जो पेरेंटल हैं वो एक साथ आएंगे, तो इसको हम कहते हैं फुल्ली कंजर्वेटिव। तो ऐसा नहीं है। जो लिविंग होते हैं, जो आपके ई कोलाई है, प्लांट एनिमल सेल्स हैं, सभी के अंदर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही ऑब्जर्व की गई है। तो इसको हमने कह दिया कि हम लाइट किसको कह रहे हैं, हैवी किसको कह रहे हैं, हाइब्रिड किसको कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन
to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia faba, faba beans कहते हैं, by Taylor and his colleagues in 1958। सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट किया गया है क्रोमोजोम्स के ऊपर स्टडी करने के लिए। इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, ये नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को यूज़ किए थे इकोलाई में, लेकिन जो टेलर है उसने क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया था, उसको देख करके स्टडी किया गया था। और ये कौन से प्लांट के ऊपर किया गया, विसिया फाबा बीन्स कह देते हैं। और उन लोगों ने भी सेम ही चीज़ को ऑब्जर्व किया जैसे कि मिचेल्सन एंड स्टेल ने किया था, कि भी सेमी कंजर्वेटिव हो रही है। तो हम ये लास्ट में कह सकते हैं कि डीएनए जो क्रोमोजोम के अंदर है वो भी सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही उसकी रेप्लिकेशन होती है। तो ये है आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो हम क्लास में भी दोबारा करेंगे। आगे के वीडियो में हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है इसको अच्छे से।